जितनी भी कैटेगरीज हैं, आप देखिए आजकल कोर्सेज होते हैं, है ना, ट्रेनर्स के कोर्सेज होते हैं, कोचेस के कोर्सेज होते हैं, वो फिजिकल एजुकेशन से ही ली गई हैं। वो चैप्टर्स जो बने हैं वो फिजिकल एजुकेशन से ही लिए गए हैं, लेकिन स्टिल जो फिजिकल एजुकेशन है उसका नाम कहीं जिंदा नहीं है। प्रोफेशनली एक्चुअली मैंने शुरू किया था 2018 में, लेकिन उससे पहले सीखना मैंने शुरू किया था 2011-12। तब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, मेरी पीएचडी भी चल रही थी, डीएवी में जॉब भी चल रही थी, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन हमेशा अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट पे हाथ अच्छा हो, सॉलिड होल्ड हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग का शुरू इसलिए हुआ क्योंकि बुली करते थे लोग, तो बुली अब भी करते हैं, बुली तब भी करते थे, लोग कभी चुप नहीं होंगे। इस बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हाउ पीपल बुली अस और हाउ दे ट्राई टू डिफेम यू इवन इफ यू आर एन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद गुरादिशमान है, तो टिल डेट ही इज़ द बेस्ट कोच जिनसे मुझे गाइडेंस मिली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया एक्चुअली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, बॉडी बिल्डिंग की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो आपके फिजिक के अकॉर्डिंग आप नेचुरली इस कैटेगरी में फिट हो, तो जिसको एक हम बिकिनी ए क्लास बोलते हैं। शायद जानबूझ के इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि देश में फीमेल्स स्ट्रॉन्ग क्यों बन रही हैं। शायद आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि वही स्टीरियोटाइप्स ब्रेक नहीं करने देना, कि दे डोंट वांट टू सी फीमेल्स प्रोग्रेसिंग इन बॉडी बिल्डिंग और मूविंग विद मसल्स एंड ऑल। आई थिंक शायद ये पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। और मेंटली एक एथलीट को, एक प्रोफेशनल को ये कितना ट्रिगर करता है, आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। मेरा हमेशा से शुरू से स्ट्रेट यही रहा है कि जितनी भी इंडिया की फीमेल्स हैं, मुझे उनको बूस्ट करना है। क्योंकि जितने भी हालात आजकल आप देख रहे हैं, जो हालात क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में, मुझे लगता है लड़कियों को पढ़ाई, किचन, ये सबसे ज़्यादा उनको फिट करने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। क्या, ताकि जब एक लड़की सामने से आए ना, 10 बार एक इंसान को सोचना पड़े उसको बुली करने से पहले। जब ओलंपिया था तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते, तुम ओलंपिया में विनर थी तो तुम्हें क्या हो गया, अगले दिन तुम स्टेज पे क्यों, बिल्कुल ही बॉडी तुम्हारी चेंज हो गई थी। मैं रात को सो ही नहीं पाई थी। आप चाहोगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना है ना, मुझे कुछ याद नहीं करना है, पर ये एक ऐसी चीज़ होती है कि वही वो सारे स्ट्रगल्स आपको याद आ जाते हैं स्टेज पे जाने से पहले। और जितने भी स्ट्रगल होते हैं, आपका कॉर्टिसोल लेवल, जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता रहता है, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। हर रोज़ हम आमतौर पे भी कहीं जा आ रहे हैं तो कितना खर्चा आ जाता है जाते आते। तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एक महीने में आपके हिसाब से अंदाजन कितना खर्चा कर रहा होगा? 1-1.5 लाख तो मैं कम से कम लगा के चलती हूँ। अगर आप पूरा ध्यान रखें, पूरा डाइट का ध्यान रखें, सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखें, तो ऑब्वियसली अब आप स्पॉन्सरशिप को अब ना गिने, लेकिन पैसा वो भी है, आप उसको जोड़ के देखें, 1-1.5 लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा ही है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन और एवरी एथलीट। हमें पता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन रहे हो तो वो एक फेमिनिन फिजिक नहीं रह पाती। मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी। आई रियली वांटेड टू डिस्कस दिस। एग्जैक्टली। सो ये वो बातें हैं जो जनरली लाइफ में इन अ हेल्दी वे नहीं डिस्कस हो पा रही हैं, और हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, आपकी नेक में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखें कई बार जो होती हैं भेंगी हो जाती हैं। कई बार मैंने एथलीट्स को देखी है, क्योंकि वो गलत तरीके से जो सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का फेस में जो है वो काफ़ी चेंजेस आती हैं, जहाँ की बियर्ड वगैरह आती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होता है पीरियड्स में जो चेंज आ जाता है। पहले काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो बैक स्टेज पे होती थी, हम बातें करते थे तो वो बोलते थे कि हमारे पीरियड्स 2 साल से नहीं आए, 3 साल से नहीं आए। आप देखें तो फ्यूचर क्या है ऐसे इंसान का। जो नेचुरल है उसे पता ही होता है कि मैं उस परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मेडिसिन लेने वाले को कम्पीट कर ही नहीं पाऊंगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जब हम ग्रीन रूम में होते हैं बैक स्टेज, तो हम सबको देखते हैं मसल्स के साथ, तो जब हम नेचुरल एथलीट्स होते हैं, आधा तो हम वहीं से हार जाते हैं। एक सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं तो कुछ बुरा भी मत बोलिए, प्लीज़ चुप रहिए। जब भी आप देखिए कोई एथलीट प्रेप कर रहा है, प्लीज़ नॉनसेंस मत बोलिए, क्योंकि आपकी एक बात, आपका एक वर्ड उसके सालों की मेहनत को वेस्ट कर सकता है। This episode is brought to you by Tesla, leaders in test preparation and career counseling. Contact us for more information. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मुबारक शो। अक्सर कोशिश रहती है कि नई फील्ड के नए गेस्ट्स आपके रूबरू हों और उनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेशनल बातें करें, और उनकी फील्ड से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी हम ज़रूर बात करें। आज जिस गेस्ट को हमने स्टूडियो में इनवाइट किया और वो हमारे पास आए हैं,
अगेन उससे रिलेटेड बहुत कॉमन टर्म्स आपने बहुत बार सुनी होंगी अपनी लाइफ में, बट एक फीमेल बॉडी बिल्डर की लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या ज़रूरी है लाइफ में फॉलो करना, और उन चैलेंजेस से आगे बढ़ के कैसे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बना जाए, ये आज हमारे शो में डिस्कस किया जाएगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर नुसरत खान, बिलोंग करते हैं कश्मीर से, लेकिन इस टाइम चंडीगढ़ में सेटल्ड हैं। उन्होंने पहले फिज़िकल एजुकेशन की स्टडी करी, उसके बाद पीएचडी भी करी लाइफ साइंसेज एंड स्पोर्ट्स में। उसके साथ साथ उसके बाद उन्होंने जॉब कंटिन्यू करी, जैसे कि डीएवी कॉलेज में उन्होंने पढ़ाया एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िकल एजुकेशन। जॉब के साथ साथ एक जनरली फिटनेस फॉलो करना, जिम फॉलो करना एक अलग बात रहती है, बट विद टाइम उन्होंने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए सोचा। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में गए भी, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं अक्सर लाइफ में बोली जाती, नहीं बताई जाती, हम समझते भी हैं तो भी उन बातों को नहीं शेयर कर पाते सामने वाले के साथ। आज वो सारी बातें इस शो पे डिस्कस होंगी। एज अ फीमेल बॉडी बिल्डर अब तक का सफ़र और उससे रिलेटेड क्रिटिसिज्म, स्टीरियोटाइप्स, चैलेंजेस, सोशल प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, खुद के ऊपर जो मेंटल प्रेशर रहता है, बहुत तरह की डिस्कशंस हम करने वाले हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है करनी, जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रॉलिंग रहती है, नॉट जस्ट ट्रॉलिंग, सोशल मीडिया के ऊपर किसी भी तरह का एब्यूजिव कमेंट्स करना, किसी तरह के अपने व्यूज़ देने, उससे कितना ज़्यादा मेंटली असर पड़ता है एक इंसान के ऊपर जो एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स फॉलो कर रहा है। वो सब बातें इस शो में आज हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर नुसरत के साथ। पहले अपनी सिग्नेचर स्टेटमेंट के साथ वेलकम करते हैं, फिर आगे की बात शुरू करते हैं। डॉक्टर नुसरत, मुबारक हो फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। नहीं, वी आर ग्लैड टू हैव यू है, एंड स्पेशली बिकॉज इस फील्ड से रिलेटेड जिम, फिटनेस, ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है सबकी लाइफ में। जी, जिम हर कोई जाना चाहता है, बट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग बहुत कम लोग फॉलो करते हैं जिम जाने वालों में से, और उन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में से फीमेल्स कंपैरेटिवली और भी कम होती हैं। जी, आपका अब तक का जो सफ़र है, पहले जनरली उसके बारे में बात करते हैं, हाँ जी, उसके बाद इन स्पेसिफिक बहुत डिस्कशंस करेंगे एक एक पॉइंट के ऊपर। जी। तो आपने स्पोर्ट्स पर्सन तो आप शुरू से ही रहे होगे जो आपने उसके फिजिकल एजुकेशन की स्टडी करी। एक्चुअली आपको खेलना पड़ता है पहले स्कूल लेवल पे, फिर ऐसे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, फिर स्टेट होते हैं, फिर नेशनल होते हैं, फिर इंटरनेशनल होते हैं। तो इस बेसिस पे सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना है तो बैचलर्स में ऐसे एडमिशन नहीं होती। पहले आपको ग्रेजुएशन आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन साथ साथ आपको स्पोर्ट्स नेशनल एक गोल्ड मेडल होना चाहिए। अगर नेशनल गोल्ड मेडल नहीं है तो ऑल इंडिया लेवल पे एक मेडल ज़रूरी होना है। उस बेसिस पे आपका एडमिशन होता है बीपीएड में। जैसे बीएड होता है वैसे ही बीपीएड होता है। क्योंकि इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बीपीएड क्या होता है, क्योंकि 2024 है, आजकल भी लोगों को ये नहीं पता है, काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि बीपीएड का रियल मीनिंग क्या है। उसका एक रीज़न ये भी है कि हम टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग या डॉक्टर जो ऐसे प्रोफेशंस हैं उसके लिए शुरू से ही ज़्यादा सोचते हैं। जी, स्पोर्ट्स को अपना प्रोफेशन या उसमें प्रॉपर क्वालिफिकेशन लेना, उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ जी, सोचते ही नहीं, एक्चुअली अलाउ ही नहीं करते पहले पेरेंट्स। तो कितने स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो फिजिकल एजुकेशन में बहुत ही अच्छा अपना जो है प्रोग्रेस कर सकते थे, है ना। आगे हमें भी पता होता और हमारी जो जनरेशन है फ्यूचर उनको भी पता होता है फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो जितनी भी बॉडी बिल्डिंग के जितनी भी कैटेगरीज हैं, आप देखिए आजकल कोर्सेज होते हैं, है ना, ट्रेनर्स के कोर्सेज होते हैं, कोचेज़ के कोर्सेज होते हैं, वो फिजिकल एजुकेशन से ही ली गई हैं। वो चैप्टर्स जो बने हैं वो फिजिकल एजुकेशन से ही लिए गए हैं, लेकिन स्टिल जो फिजिकल एजुकेशन है उसका नाम कहीं जिंदा नहीं है। तो अब हम ही स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो आगे प्रोफेसर्स बनते हैं। हम जो आगे की युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, हम उसको एजुकेट करेंगे, उनको आगे लाएंगे, तभी फिजिकल एजुकेशन का नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा और कभी ना कभी लोग शायद समझ जाएं। एग्जैक्टली। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशन, आपने जैसे बीपीएड बोला, तो दैट इज बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन। यस। सो उसके आगे मास्टर्स या पीएचडी, वो सब कुछ इसकी एक क्वालिफिकेशन है, एक जरिया है जिसके बाद हम एक प्रोफेशनल एथलीट बनते हैं।
जी स्पेशली क्वालिफिकेशन के साथ। जी एंड क्वालिफिकेशन देन आपने डीएवी कॉलेज में जब पढ़ाया तो हाँ जी। वो आपका टीचिंग का पहला एक्सपीरियंस रहा था? वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वो कैसा था एक्सपीरियंस आपका? एक्चुअली मैं सबसे छोटी टीचर थी वहाँ सो असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग मेरे लिए इट वाज समथिंग वेरी बिग। तो मैंने पूरी अपनी जान लगा ली थी, एनर्जी लगा ली थी। वहाँ पे बेसबॉल 3 साल से डेड था, सो बीइंग अ नेशनल बेसबॉल प्लेयर, तो मैंने वहाँ गेम्स शुरू की थी। एक बेसबॉल गेम शुरू की थी और वॉलीबॉल शुरू किया था। तो ठीक था, 1 साल का एक्सपीरियंस था। तो बट जैसे कि आपको पता ही है आजकल एडहॉक बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब्स ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से होके फिर मैं आगे चली गई लाइफ में, पीएचडी करती रही और थोड़े से हॉल्ट के बाद फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग के साथ अपने आप को थोड़ा सा इन्वॉल्व कर लिया, क्योंकि बचपन से मुझे शौक था। आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तो हमारे घर की छत पे मेरे बड़े भैया ने जिम रखा था, थोड़े से इक्विपमेंट्स रखे थे। तो आपको पता है कि अलाउड नहीं, आप 10, 15, 20 साल पीछे जाइए तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं था लड़की के लिए, खासकर कश्मीर में, कि वो कोई वेट लिफ्टिंग की कोई एक चीज़ भी उठाए। तो मैं जब सारे सो जाते थे मैं चोरी चोरी जिम कर लेती थी। तो एक दिन मेरे ब्रदर ने मुझे पकड़ा तो मैं बेंच प्रेस लगा रही थी ऐसे। वो कहते हैं कि टेक्निक ये नहीं है, मैं सिखाता हूँ। तो आई वॉज सो हैप्पी। माई ब्रदर सेड ओके यू कैन डू इट, बट थोड़ा सा आपको पहले पढ़ाई में आगे जाना पड़ेगा, आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो साथ के साथ जब भी मुझे मौका मिला मैं थोड़ा सा वेट्स के साथ खेल लेती थी। तो ब्रदर्स ने मम्मी पापा से चोरी चोरी करके मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रेन किया था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब इतना ज़्यादा आपको सोसाइटी का, घर का, रिलीजन, हर चीज़ का मिक्सचर आपके ऊपर इतना बोझ पड़ता है कि आप गिव अप कर देते हो। फिर मैंने एकदम छोड़ के मैंने सोचा पहले स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं जो पेरेंट्स चाहते हैं। क्योंकि पहले क्या हो, अब आजकल तो यूथ बहुत फ्रीडम के साथ जी रहा है, तब हमें ये भी नहीं अलाउ था कि हम सिलेक्ट कौन सा स्पोर्ट्स खुद करें। हम फील्ड भी हमारे मम्मी पापा ही सिलेक्ट करते थे। पर इतना मुझे पता था कि अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ लाइफ में, फ्यूचर में, हमेशा मैंने बचपन से ही खुद को विद मसल्स देखा था। मैं हमेशा, वो कहते हैं ना मेंटल इमेजरी, कि जो आप इमेजिन करते हो आप वैसे ही खुद को क्रिएट करते हो। एंड दिस हैपेंड आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। एंड आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स, वो भी जब आप जॉब कर रहे थे तो साथ साथ में प्रोफेशनली शुरू किया आपने? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली जॉब के साथ मेरी पीएचडी भी थी। जब मैं डीवी में थी मैं पीएचडी की स्टूडेंट भी थी पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग भी आप शुरू कर लेते हो प्रोफेशनली। एक्चुअली मैंने शुरू किया था 2018 में, लेकिन उससे पहले सीखना मैंने शुरू किया था 2011-12। तब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में थी, मेरी पीएचडी भी चल रही थी, डीएवी में जॉब भी चल रही थी, तो काफ़ी सारी जिम्मेदारियां थी। लेकिन हमेशा अगर हमारा टाइम मैनेजमेंट पे हाथ अच्छा हो, सॉलिड होल्ड हो, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो ज़रूरी डिस्कशंस हैं आज की टाइम कॉन्स्टेंट के हिसाब से, हम क्यों ना उसके ऊपर, अब आपने बात कर ही दी है कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग आपने कब शुरू की, और वो शुरू से आपका सपना तो था एक तरह से, बट उसको साकार करना, उसको शुरू करना, शुरुआत किसी भी काम की बहुत मुश्किल रहती है। Obviously, तो फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब करते हुए भी एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनने का जो सफ़र शुरू किया, वो कैसे शुरू हुआ और किसकी गाइडेंस के अंडर शुरू हुआ? एक्चुअली जो मेरे कोच थे वो मेरे प्रोफेसर भी थे, तो एथलेटिक्स के थे, तो वो हमेशा गाइड करते रहते थे। मैंने उनको, जैसे हम अपने प्रोफेसर्स के साथ, हमारा हमेशा एक फेवरेट टीचर होता है, तो वो हमेशा बोलते रहते थे कश्मीर से यहाँ किस चीज़ ने खींचा, क्या करना चाहते हो। मैंने कहा वहाँ पे जिम्स नहीं अलाउड है, ये नहीं, तो मैं खुल के यहाँ पे सारे अपने जो ड्रीम्स है पूरे करना चाहती हूँ। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे जिम में एक्सेस दिया। एक्चुअली लड़कियों के लिए अलग होता था तब, लड़कों के लिए अलग। अब लड़कियों के इक्विपमेंट्स इतने सॉफ्ट थे, मैंने कहा बात नहीं बनेगी, तो मैंने सर से परमिशन लेके लड़कों वाला जिम ज्वाइन किया। आई वॉज द ओनली फीमेल जो लड़कों के साथ जिम लगाती थी। तो स्ट्रगल वहीं से शुरू हुआ। मेरी 2-3 कंप्लेंट्स हुई, मेरे प्रोफेसर को आना पड़ा कि नहीं लगा सकती लड़कों के साथ जिम, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। मैंने शुरू किया तो मेरे साथ और भी लड़कियां आने लगी। पहले मैं 1 थी, फिर 4 आ गई थी, सिर्फ 4। ये अगर हम बात करें 2011-12 की, तो वहाँ से चैलेंज शुरू हुआ था। फिर मैंने अपने डाइट पे थोड़ा थोड़ा जितना हो सका हॉस्टल में स्ट्रगल करके, चोरी चोरी करके, मैम वार्डन मैम को पता भी नहीं होता था, एक केटल रखी थी उसमें खाना बनाते थे। हमने थोड़ा सा जैसे मेस में भी बोल के रखा था उनको कि भैया मेरे लिए ऐसा खाना बनाना जो प्रोटीनिशियस होता था। तो शुरू हो गया था वहीं से। तो बॉडी बिल्डिंग का शुरू इसलिए हुआ क्योंकि बुली करते थे लोग, तो बुली अब भी करते हैं, बुली तब भी करते थे। लोग कभी चुप नहीं होंगे, इस बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हाउ पीपल बुली अस और हाउ दे ट्राई टू डिफेम यू इवन इफ यू आर एन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर। जैसे यूनिवर्सिटी में मैंने शुरू किया, मसल बिल्डिंग की तरफ ध्यान दिया, तो विद इन 1 ईयर मेरी बॉडी में चेंजेस आने लग गए थे। और जब हमारा कंपटीशन होता है, जैसे आपस की 3 डिपार्टमेंट होते हैं हमारे, बीपीएड का 1 होता है, मास्टर्स के 2 होते हैं, तो हमारा आपस में ही प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है। जो मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था, आप मानोगी नहीं, मैं 100 पॉइंट सीधा राइज कर गई थी
दिस वॉज जस्ट ड्यू टू डाइट एंड जो मैंने अपनी बॉडी की तरफ ध्यान रखा था। तो उसी तरह से जो मेरे गाइड हैं वो मुझे हमेशा गाइड करते रहे कि यस आर यू एबल टू गो इन द फील्ड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो उन्होंने मुझे बोला था, मैंने कहा यस। उन्होंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, डायरेक्शंस उन्होंने दी। फिर मुझे एथलीट्स मिले, फिर मुझे जब मैं जिम ज्वाइन करने लगी थोड़ा हॉस्टल से निकल के, तो वहाँ मुझे बॉडी बिल्डर्स मिले, मुझे कोचेज़ मिले, मुझे ट्रेनर्स मिले, जिन्होंने देखा कि हाँ मुझ में रुचि है, इंटरेस्ट है आगे बढ़ने का, तो मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ। तो धीरे धीरे मेरा सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ। फिर 2018 में मैंने पहले सेल्फ कोच शुरू किया, खुद को कोच करना। लेकिन कहते हैं ना कि गुरु का भी एक गुरु होता है ना। तो मैंने फिर एक कोच ढूंढा, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद गुरादिश मान है, तो टिल डेट ही इज़ द बेस्ट कोच जिनसे मुझे गाइडेंस मिली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया एक्चुअली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि हाँ बॉडी बिल्डिंग की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो आपके फिजिक के अकॉर्डिंग आप नेचुरली इस कैटेगरी में फिट होते हो, जिसको एक हम बिकिनी ए क्लास बोलते हैं। बिकिनी की 3 क्लासेस होती हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं पता है। बॉडी बिल्डिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने मसल बनाने हैं। बॉडी बिल्डिंग की मेन के लिए अलग कैटेगरीज होती हैं, फीमेल के लिए अलग कैटेगरीज होती हैं। और दिन ब दिन जैसे जैसे बॉडी बिल्डिंग का ज़्यादा क्या कहते हैं इंडिया में आ रहा है शौक, तो उतनी कैटेगरीज यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हैं, इंक्लूड हो रही हैं। तो मैं बिकिनी ए क्लास में आई, तो उसके बाद मैंने पहला कंपटीशन जो खेला था बॉस क्लासिक। अगर आप देखेंगे मुझे पोजिंग का कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि अब मैं उस टाइम पे पूरे पंजाब और हरियाणा में एक अकेली लड़की थी। दिल्ली से एक लड़की आई थी, हम 2 लड़कियां स्टेज पे थी। आप देखिए बॉडी बिल्डिंग 2018 में कहाँ थी, और अगर आप आज देखिए 2024 में कौन से ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग को फेमस किया है। मैं क्रेडिट खुद को देना चाहूँगी, क्योंकि जब भी आप जिम में जाते हैं, ऐसा कोई जिम नहीं है चंडीगढ़ में जहाँ मैंने वर्कआउट नहीं किया, जहाँ मैंने पार्ट टाइम जॉब नहीं की हुआ एज अ पर्सनल ट्रेनर और अ ट्रेनर। तो जब भी आपको लड़कियाँ देखती हैं तो आपको पूछते हैं आप कौन से स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्या गेम खेलते हो, बॉडी बिल्डिंग की कौन सी कैटेगरी हो। तो जब आप उनकी काउंसलिंग करते हो कि आप भी चाहते हो कि एज अ वुमेन और भी लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग बने, बाहर आएँ, तो उस हिसाब से मेरी 3 फ्रेंड्स मेरी ही वजह से आप कह सकते हैं मोटिवेट होके फिटनेस में आगे बढ़ी हैं, और इस टाइम पे वो रिनाउंड कोचेज़ हैं। सो यहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ। हाँ उस सफ़र को आपने कंटिन्यू किया, हाँ आपने लोगों को भी मोटिवेट किया। हाँ मेरा तो सफ़र शुरू हो चुका है, क्यों ना औरों का भी सफ़र शुरू करवाया जाए। हाँ जी। लेकिन इस सारी जो हम जर्नी की बात कर रहे हैं, इस सब में कुछ हद तक चैलेंजेस की तो आपने बात कर दी है ऑलरेडी, उसकी ही अब डिटेल में हमने बात करनी है एक एक करके। आपने सबसे पहले बात की कि जब आपने जिम ज्वाइन किया 2011-12 में, बुलिंग तब भी थी। हाँ जी। बुलिंग आज भी है। उस टाइम पे सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा दौर नहीं था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्सनली कुछ हद तक आपने बुलिंग फेस की हो। आज तो बुलिंग कोई भी किसी भी जगह पे बैठ के सोशल मीडिया पे भी कर सकता है। आज इजी हो गया, इजी हो गया है। और बहुत ज़्यादा बार अगर देखा जाए तो हमारी कोशिश होती है कमेंट डिलीट कर दो या उस नेगेटिविटी से दूर रहो, क्योंकि मेंटली हमें भी बहुत परेशानी होती है इन चीज़ों से। बट आपको मैं जितना जानता हूँ, आपका थोड़ा नज़रिया और है, आपकी अप्रोच डिफरेंट है ऐसे लोगों के लिए। अगर कोई नेगेटिव कमेंट करता है या आपको इतनी नॉलेज अब है, कोई नया 2 दिन ज्वाइन करने के बाद आपकी एक्सरसाइज पे कोई क्वेश्चन उठा देता है, तो आप उसको जवाब तो बहुत अच्छे ढंग से देते हैं। तो उस बुलिंग को अब किसी ना किसी अच्छे तरीके से फेस करना आ गया है, बुलिंग का जवाब देना आ गया है, या विद टाइम लाइफ के लिए ये अप्रोच डिफरेंट हो गई? मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ। पहले क्या कहते हैं ना कि सोशल मीडिया नहीं था तो ऑफलाइन बुली करते थे। आजकल ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों जगह बुली करते हैं। अब ऑफलाइन में आप क्या करते हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल आप किसी स्पेसिफिक जिम में जाते हैं, जिम ए में गए आपने चंडीगढ़ के इस सेक्टर में जिम ज्वाइन किया, आपको बुली कर रहे हैं, तो आपके पास चॉइस होता है कि आप छोड़ के दूसरे जिम में जाओगे। पर मैं मानूंगी वो ऑप्शन अच्छा नहीं है। दैट मीन्स आप भाग रहे हो सिचुएशन से, उससे दूसरों की हिम्मत और बढ़ती है। वाई नॉट टू फेस एंड और जब आप किसी भी ऐसे इंसान को, किसी भी ऐसे चैलेंज को फेस करते हो, तो आप स्ट्रॉन्ग बनते हो दिन ब दिन, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निखर कर आती है। शुरू वहीं से हुआ था, क्योंकि मुझ में ज़्यादा पेशेंस नहीं है, मैं ज़्यादा नॉनसेंस नहीं टॉलरेट कर सकती। क्यों? क्योंकि एक नज़रिया होता है देखने का। आपको पता है सोशल मीडिया पे एक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स जो सिर्फ इक्के दुक्के होंगे, 2-3 होंगे जो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा जिम कल्चर ख़राब कर रहे हैं। लेकिन जब आप मेरा बायो देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रील आप कैसे किसी भी इंसान को जज कर सकते हो, ख़ासकर एथलीट को। हमें
ये बोला जाता है कि आपके मसल नहीं है। अब लोगों को ये नहीं पता है कि हम जब प्रेप नहीं कर रहे होते हैं तो हमें ऑब्वियसली हम मोटे दिखते हैं, बल्कि दिखते हैं। वो हमारा सीज़न कौन सा है वो उनको नहीं पता होता। फिर जब हम प्रेप करते हैं उनको ये होता है कि हम 12 महीने ऐसे क्यों नहीं है, हमारे पास मसल क्यों नहीं है। तो हम आपको वहाँ पे फ्री में 15 मिनट 10 मिनट हर रील में ये नहीं बोलेंगे कि मैं ये रील क्यों बना रही हूँ। आधी से ज़्यादा रील्स स्क्रिप्टेड होती हैं, ये पब्लिक को जानना पड़ेगा। और बुली करने वाले मैंने अक्सर देखा है या तो उनका कोई वजूद ही नहीं होता है, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ज़ीरो प्रोफाइल है, कोई फॉलोइंग फॉलोवर नहीं है, छुप के बैठे हैं, तो उनसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उनको मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले अपना वजूद बनाओ, फिर आप किसी ऐसे प्रोफेशनल को बोलो कि आप बॉडी क्यों बना रहे हो या आप ये कपड़े क्यों पहन रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो सिर्फ बुली ही नहीं करते हैं, वो बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बीइंग ए फीमेल, आपको यहाँ तक ये कमेंट आता है कि आपको किचन में ही होना चाहिए। जब किचन में आओगे ना तो देखो तुम्हारे कमेंट में क्या लोगों ने कितनी बेइज्जती की है। तो ऑब्वियसली मैं यही जवाब देती हूँ कि बेइज्जती मेरी नहीं होती है, क्योंकि आप मेरी एक रील पे कमेंट कर रहे हो। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो देश में भेड़ चाल बहुत चलते हैं लोग। जैसे अगर एक कमेंट में लड़का स्पेसिफिकली नहीं बोलूँगी क्योंकि काफ़ी सारे जो होते हैं फेक अकाउंट्स होते हैं, किसी ने अगर कमेंट किया है तो सारे लोग वही कमेंट को कमेंट थ्रेड बढ़ाने के चक्कर में सेम रिपीट करते हैं। भेड़ चाल, वो अपने दिमाग से ये नहीं सोचते हैं अगर ये इतनी वायरल पोस्ट है एक बार देख तो लें कि लड़की कौन है। वो डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं। हम हमेशा रील के नीचे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं। वो सिर्फ आपकी वीडियो में आपको देखकर जज करते हैं कि इस लड़की का प्रोफेशनल, इस लड़की का कैरेक्टर ऐसा है तभी इसने जिम में लेगिंग पहनी है। अगर हम देखें दुनिया में जितनी भी स्पोर्ट्स हैं हर एक का एक ड्रेस है बना। अब स्विमिंग में हम सूट पहन के स्विमिंग नहीं करेंगे, आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है। अब जिस रिलीजन से हो, जिस स्टेट से हो, मैटर नहीं करता है। वो अगर इंटरनेशनली नेशनली आपको रेकमेंड किया गया है, यू हैव टू वेयर इट, अदरवाइज यू ऑलवेज हैव द चॉइस। आप घर बैठिए, अगर अपने स्पोर्ट्स में है ना तो आपको रेडी रहना है इन चीज़ों के लिए। अब बॉडी बिल्डिंग में बिकिनी पहनते हैं, जितनी भी कैटेगरीज हैं बिकिनी है, डिज़ाइन अलग है लेकिन है बिकिनी। अब हम सूट में जाके या कोई और कपड़ा पहन के, टी शर्ट पहन के मसल नहीं दिखा, फ्लेक्स कीजिए, बिल्कुल भी नहीं मसल दिखेगा। तो वो इंटरनेशनली जो डिज़ाइंड है कॉस्ट्यूम आपको पहनना पड़ेगा। तो अगर मैं एक बार वो पहन के स्टेज पे पोजिंग करती हूँ और वो वीडियोस भी हैं इंस्टाग्राम पर, वो रील्स देख के इग्नोर करके आप स्टिल बुली करोगे, दैट मीन्स आप शायद जानबूझ के इस चीज़ के पीछे पड़े हैं कि देश में फीमेल्स स्ट्रॉन्ग क्यों बन रही हैं। शायद आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है कि वही स्टीरियोटाइप्स ब्रेक नहीं करने देना, कि दे डोंट वांट टू सी फीमेल्स प्रोग्रेसिंग इन बॉडी बिल्डिंग और मूविंग विद मसल्स एंड ऑल। आई थिंक शायद ये पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। और मेंटली एक एथलीट को, एक प्रोफेशनल को ये कितना ट्रिगर करता है, आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। इसलिए मैं कह रही हूँ, सब मैंने काफ़ी एथलीट्स को बोला था, जैसे कि पीछे किसी ने गलत कोई कमेंट किया था तो मैंने उसकी स्टोरी डाली थी, मैंने टैग भी किया था, तो काफ़ी एथलीट्स ने मुझे इनबॉक्स किया कि हमें भी किया। मैंने कहा आप लोग क्यों नहीं खड़ी होके लड़ती हो, क्योंकि समवन हैज़ टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्योंकि आपका क्या होता है, आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं, आप प्रोफेशन में हैं तो प्रोफेसर्स भी जानते हैं आपको, काफ़ी सारे लोग जानते हैं आपको जो बॉडी बिल्डिंग में प्रोफेशनली जुड़े हैं आपसे। तो जब भी कोई ऐसा कमेंट करता है तो एज पर देम जो बुली करते हैं कि आपकी इमेज वैसी बनती है, दैट मीन्स यू आर नॉट ए गुड वुमेन। किसी ने ये लिखा था कि बच्चियां भी देख रही हैं, उनको इन्फ्लुएंस कैसे करते हो। फॉर गॉड्स सेक, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर ओनली, आई एम एन एथलीट, आई एम अ कोच, आई एम अ प्रोफेसर। जो है वो मैं रहूँगी, किसी के कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनको जवाब देना पड़ेगा। चाहे आप पॉजिटिव अप्रोच रखो, चाहे आप नेगेटिव अप्रोच रखो, एथलीट्स को, कोचेस को जवाब देना पड़ेगा। हम अक्सर क्या कहते हैं, इग्नोर करो। अब मैंने एक बार इग्नोर किया तो 2 घंटे में सारी प्रोफाइल पे वही गालियाँ हैं, वही अब्यूजिव लैंग्वेज है। फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप कोई काम कर रहे होते हैं, आप टीच कर रहे होते हैं, आपने अगली वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में सोचना है। आप बेसिकली बच्चों को खिला रही हैं, आप माँ बाप के साथ बैठी हैं, आप मैरिड हैं तो और भी मेस्टअप हो जाएगा सब कुछ, आप रिलेशनशिप है तो आप तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो। फिर आप मेंटली कितना डिस्टर्ब रहते हो कुछ लोगों के कमेंट से, दे डोंट अंडरस्टैंड। तो इस चीज़ की वजह से मैं इसलिए उनको टैग करती हूँ ताकि उनको पता लगे कि अगर हम कोई ऐसा कमेंट लिखते हैं तो इसका जवाब वैसा मिल सकता है, कि थोड़ा सा आगे जब वो देखें तो वो सोचें कि नहीं हमें किसको कमेंट करना चाहिए और कैसा कमेंट करना चाहिए। सोचें थोड़ा सा कमेंट करने से पहले। ऐसे टैग करके जवाब देते हो, ऑब्वियसली जैसा आप कह रहे हैं वो सोचें, तो इन फ्यूचर वो किसी और को ऐसा अब्यूजिव कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि दोबारा टैग करके मेरी आइडेंटिटी को ऐसे सबके सामने दिखाया जा सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है। सो इट्स बेटर कि ऐसा कमेंट ना ही किया जाए।
obviously. So that's a, I would say, very bold step that you take, because उससे एक तरह से पर्सनली हर बंदे के साथ सीधी दुश्मनी लेने वाला ही काम है आजकल तो सोशल मीडिया पे। हाँ जी, क्योंकि एक बार आपने किसी को सोशल मीडिया पे टैग करके आपने उसका जवाब दे दिया, तो हो सकता है अगली बार वो फेक प्रोफाइल से आपको तंग करने लगे। अब आपको नहीं पता वो फेक प्रोफाइल किसकी है, उसके पीछे कौन है, लड़का है, लड़की है, लेकिन हमें तो वो चीज़ें ट्रिगर करती हैं ना। ऑब्वियसली करती है। अब आप सोचिए, अगर मैंने ओलंपिया खेलना है तो मेरे गोल्स ऐसे मैं सेट करती हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको अपने गोल्स बताऊँ। तो कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं आप क्या करने वाले हो, तो आप ये सवाल ही पहले मत पूछिए, आपको क्यों कोई बोलेगा मैं लाइफ में क्या करने वाला हूँ, है ना। सोशल मीडिया है तो रील और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है, तभी उसका नाम रियल नहीं रील रखा है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो जो भी हम कुछ करते हैं तो स्टोरी कुछ और होती है। हमें क्या होता है, हमें मोटिवेट करना है लोगों को, पुश करना है लोगों को। और मेरा हमेशा से शुरू से स्ट्रेट यही रहा है कि जितनी भी इंडिया की फीमेल्स हैं मुझे उनको बूस्ट करना है। क्योंकि जितने भी हालात आजकल आप देख रहे हैं, जो हालात क्रिएट हो रहे हैं इंडिया में, मुझे लगता है लड़कियों को पढ़ाई, किचन, ये सबसे ज़्यादा उनको फिट करने की ज़रूरत है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। क्या, ताकि जब एक लड़की सामने से आए ना, 10 बार एक इंसान को सोचना पड़े उसको बुली करने से पहले, उसको कुछ कहने से पहले। क्योंकि वही मैंने आपको बोला, फिजिकल अपीयरेंस जो आपकी, वो बहुत मैटर करती है। आपकी बातें बाद में सुनी जाती है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस मैटर करती है। वो आप पे, वो दुनिया पे और देखने वालों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो बुली करने से ये है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सब एथलीट्स को, कोचेस को, बॉडी बिल्डर्स को, कि ये ना सोचें कि मेरे फॉलोवर्स ख़त्म हो जाएं। चंद फॉलोवर्स की वजह से जितने भी प्रोफेशनल है वो सह रहे हैं, लेकिन बैक हैंड पे अगर आप घर पे उनके देखें, वो डिप्रेशन में चले गई हैं लड़कियां। किसी ने खेलना ही छोड़ दिया है। कुछ लड़कियों को हस्बैंड ने बोला है कि मैं नहीं रह सकता क्योंकि तुम्हारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी। हमारे एक सीनियर प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, फिजिक की वो एथलीट हैं, वो इंटरनेशनली खेल चुकी हैं, गोल्ड मेडल भी ले लिया उन्होंने, उनके बच्चे हैं बड़े बड़े। तो लिटरली वो 2 महीने पहले मैंने देखा रील पे, इतनी गालियाँ दी थी उनको कि वो लिटरली वीडियो पे रो पड़ी कि थोड़ा सा शर्म करो, मेरे बच्चे हैं, मेरी सास है घर में। तो वो जनरेशन गैप है, एक 10 साल का जनरेशन का गैप है। तो हम उनको नहीं, बुजुर्गों को समझा सकते हैं, उनको नहीं पता ये वर्ल्ड कैसा है ना, अडेप्टेशन कैसे हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार फैमिलीज़ को या अपने फ्रेंड्स को या अपने प्रोफेशन में समझाना। कई बारी जब मैं पढ़ाती थी कांशीराम कॉलेज में, मैंने पढ़ाया था पागो माजरा खरड़ में, वो प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है। तब मैं प्रेप कर रही थी, मैं प्रिपरेशन भी कर रही थी, और क्या कहते हैं, मैं सुबह शाम पढ़ाती भी थी और मैं थियोरी की क्लासेस भी लेती थी। 4 घंटे मेरा कार्डियो होता था, कैन यू इमेजिन। सो मैं वो कैसे मैनेज करती थी, गॉड नोज। मैं तब वार्डन भी थी हॉस्टल की, मुझे टीनेजर्स को भी संभालना पड़ता था। फिर मुझे अपनी पोजिंग की वीडियोस बनानी है सुबह शाम। फिर मैंने पानी भी मेजर कर करके पीना है, खाना भी पूरा मेजर करके तोल के खाना पड़ता है। उस बीच कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर ऑनलाइन आ जाती है आपकी, ऑफलाइन तो पता ही आपको कि आपको डिपार्टमेंट में उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको आपका काम चाहिए। वहाँ पे आपको मेंटली स्टेबल रहना है और खुश रहना है, ताकि आप मोटिवेट कर पाएँ लोगों को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाएँ, फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखें। फिर ऑफलाइन पे जाके जब भी आपको रिलैक्स करने का टाइम आता, मैं फ़ोन खोलती थी, ख़त्म। थोड़ा सा भी कुछ, कोई एक कमेंट भी आपको प्रेप में ट्रिगर करता, और अगर एक दिन भी बॉडी बिल्डिंग की प्रिपरेशन में आपका ख़राब हो गया, मतलब आप 1 साल विनिंग से जो आपका टाइटल है पीछे चले गए। दिस इज़ व्हाट कोचेस से, कि एक दिन भी प्रेप में, अगर 3 महीने की प्रेप है फॉर एग्जांपल, जो ये बहुत हार्ड टाइम होता है 3 महीने की प्रेप, उसमें आप बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोच सकते हो ना आप सुन सकते हो, आपकी कैपेसिटी ख़त्म होती है। अगर कोई भी कमेंट आपको ट्रिगर करता है, आपकी बॉडी बिल्डिंग की जितनी भी आपने प्रिपरेशन की हो वो ज़ीरो हो जाती है। आपको पता है, मैं हर बार बोलती हूँ कि इंडिया में फीमेल्स कितनी ओलंपिया तक पहुँच चुकी हैं, मिस ओलंपिया तक कोई भी नहीं है। आप बिकिनी कैटेगरी में देखिए, ABC कोई भी नहीं, आज तो कोई नाम ही नहीं है। लड़के भी 2-3 पहुँचे हैं, वो तभी क्योंकि वो वहाँ के NRI हैं, यहाँ से कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब भी लड़की को प्रिपरेशन शुरू करनी है, वो एकदम से एक दिन में आपको 24 घंटे में आपको ओलंपिया में नहीं मिलेगी, उसको सारी उम्र लगती है, बचपन से तैयारी करने में लगती है। बचपन से लेके एक लड़की को आपने गली कूचे से निकलते हुए कितना बुली किया, कितना अब्यूज़ किया। अब शॉर्ट्स पहनते, आप शॉर्ट्स पहनने को मना करते हैं, इवन पेरेंट्स ही बोलते हैं कि तुम शॉर्ट्स ना पहनो बेटा, तुम लूज़ पजामा पहन लो। आधा मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाता है। वही लड़का भी चल रहा है, वहीं लड़की भी चल रही है ना। वही बॉडी स्ट्रक्चर लड़की का है, एज अ बॉडी बिल्डर वही लड़की का है। डिफरेंस कहाँ पर है? जब आपको पता है कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, जब
सोसाइटी में पता है कि ये बॉडी बिल्डर है, ये एथलीट है, तो हमें ये लेकर चलना पड़ेगा कि उसको एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा। आप जिम जाएंगे तो आपको जिम का कॉस्ट्यूम पहनना पड़ेगा, तभी ब्रांडिंग है। हम कहते हैं ना हमें ब्रांड से कोलैबोरेट करना है। आपको इंस्टाग्राम पर आप बिजनेस करते हैं, कितने ब्रांड्स के साथ हम जुड़े होते हैं। जैसे मैं स्टेडफास्ट के साथ ही उनकी क्लोथिंग मैंने पहननी होती थी, वो जैसी भी क्लोथिंग होगी आपको पहननी पड़ेगी। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स वाले कोई ऐसी वल्गैरिटी नहीं दिखाते, वो एक स्पेसिफिक जो है आपको पहनना पड़ेगा। वो दिखा के भी, वो पहन के भी उस पर अब्यूज़ कि आपने ये पहना है। इवन सबसे ज़्यादा जो मुझे अजीब लगा था, मैंने लेगिंग्स पहनी है, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, मैं बस स्क्वाट्स करती हूँ, क्योंकि स्क्वाट्स के डिफरेंट एंगल होते हैं, फ्रंट, साइड और बैक। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चलाओगे इंस्टा, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप पोस्ट करोगे। आपके माइंड में ऐसा कुछ नहीं होता कि मैंने दुनिया को ऐसे इन्फ्लुएंस करना है नेगेटिवली, फिर भी आपको गालियाँ पड़ रही हैं। लोग आपको बता रहे हैं जो 3-3 महीने के, सबसे पहले जो मर्ज है ना वो है ये जो 3 महीने के कोर्स करके बैठे हैं हमारे ट्रेनर्स, नॉलेज होती ही नहीं है। आप देखिए, जब भी हम मास्टर्स करते हैं फिजिकल एजुकेशन में, हम प्रोफेसर तभी बनते हैं, कोच के लिए NIS है, तो कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है वहाँ पे। A to Z आपने सब कुछ पढ़ना है, वो पास करना ही मुश्किल है। मुझे लगता है वहाँ पे हार्डली लोग ऐसे पास कर पाएंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब आप एक कोच बनते हैं। आप 3 महीने का या 2 महीने का कोर्स करके, जिसमें आपने 3 क्लासें लगाई होते हैं, वीकेंड पे क्लास होती है, आप एक खुद को कैसे टाइटल कर सकते हैं कि हाँ मैं बहुत अच्छा कोच हूँ। हम यहाँ PhD करके हमें बोलते हैं आपको तो कुछ नहीं पता है, आपको एक्सरसाइज ऐसी करनी चाहिए, वही पुराना अप्रोच है। और जब हम करेक्ट करने लग जाते हैं तो हमें गलत बोला जाता है। अब रीज़न क्या है? क्योंकि वो हर जिम में है, वो हर चैनल पे आपको मिलेंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पे हर जगह मिलेंगे, और लोग आंखों पे पट्टी बांध के उनको ट्रस्ट करते हैं। और जब अब हम बोलते हैं कि नहीं, सही अप्रोच ये है, सही बात ये है, अपना पैसा अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कल को तभी किडनी खराब होती है, लीवर खराब होता है, आप कहते हो सप्लीमेंट्स हम नहीं खाए, सारा मैसअप हो गया सोशल मीडिया पे। इस बेसिस पे हमें बुली ज़्यादा किया जाता है, प्रोफेशनल्स को ज़्यादा बुली किया जाता है, ना कि अनप्रोफेशनल को। तो ये एक बुलिंग का तो एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी बात है जिसको जितनी मर्जी देर हम डिस्कस कर लें ये खत्म नहीं होने वाली है। बट यस, इस पॉइंट को उठाना, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है, एटलीस्ट वो हम कर रहे हैं, दैट्स वन पार्ट। फर्दर आपके सेम बॉडी बिल्डिंग की स्पोर्ट को लेके या प्रोफेशन को लेके जो और चैलेंजेस हैं, अभी हम आगे उस पर बढ़ते हैं जी। सबसे बड़ा जो मुझे एक और चैलेंज नज़र आता है, सबसे बड़ा तो क्यों कहें, मतलब 2-3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो जैसे हमने सोशल प्रेशर या फैमिली की पहले हमने बात की, अभी जितनी भी आपने बुलिंग की बात करी, सोशल प्रेशर तो बहुत हद तक उसमें आ गया कि सोसाइटी किस तरह से देखती है या किस तरह से चाहती है। बट एक फाइनेंशियल बर्डन ऐसा है जो बहुत क्लियरली हम डिस्कस करेंगे आज यहाँ पे। जी बिल्कुल। जनरली भी अगर कोई जिम जा रहा है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ना फॉलो करके भी, उसका भी महीने का खर्चा बहुत होता है अगर डेडिकेटेडली डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन सब कुछ फॉलो करना है। अगर आपने प्रोफेशनली ही बॉडी बिल्डिंग की स्पोर्ट अडॉप्ट कर ली तो फिर तो उसका खर्चा ऑब्वियसली और ज़्यादा बढ़ जाता होगा, ऑब्वियसली, चाहे वो कॉस्ट्यूम है, चाहे वो डाइट है, और उस सबको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए साथ में आपने जॉब भी करनी है जी। तो अब ये जो फाइनेंशियल प्रेशर है, इसको बहुत क्लियर टर्म्स में बताओ कि एज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर एक महीने का या एक हफ्ते का क्या खर्चा आता है? अब एक हफ्ता छोड़िए, एक्चुअली आपको डाइट रिप्लेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, हम आटा, दाल, चीनी कितना बल्क में लेकर आते हैं, उसी चीज़ को हमने तोड़ के खाना है, डिवाइड करके खाना है, डिविजन्स में खाना है। ये खर्चा सिर्फ खाने पे नहीं है, ये खर्चा आपका सप्लीमेंटेशन पर है, जो कि आपको लेने ही पड़ेंगे। अब सप्लीमेंट में बोलूँगी तो फिर लोग कहेंगे कि देखो रेकमेंड कर लिया, सप्लीमेंट हर कोई नहीं खा सकता। वो अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करते हैं, ओमेगा 3 खाना पड़ेगा, वो हर फीमेल को खाना पड़ता है। हम आफ्टर 30 बोलते हैं, आजकल 22 से ही न्यू रिसर्च है कि एजिंग स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 22 नाउ डेज। तो आपको 22 से ही शुरू करना पड़ेगा। अब फीमेल्स की जो डीजनरेशन शुरू होते हैं मेल से पहले, तो ओब्वियसली फीमेल्स को ज़्यादा सप्लीमेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। पीरियड्स आते हैं, काफ़ी सारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं फीमेल्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो इन चीज़ों को लेकर जो फीमेल्स का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रहता है सप्लीमेंटेशन में। फिर जब आप बॉडी बिल्डिंग में आगे, ओब्वियसली आपका मेन फोकस सप्लीमेंटेशन है, जो 100% डाइट आपकी जो है करेक्ट चाहिए। फिर आपको रेस्ट चाहिए, जो रेस्ट और रिकवरी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ अगर आपने कितना भी वर्कआउट किया हो ज़ीरो है। फिर तीसरी या फोर्थ जो है स्टेप पे मैं रखती हूँ बॉडी बिल्डिंग, जो वेट लिफ्टिंग है। लोग सबसे पहले
वेट ट्रेनिंग रखते हैं, बाद में डाइट रखते हैं। मैं सबसे पहले डाइट रखती हूँ, रेस्ट रिकवरी रखती हूँ, सप्लीमेंटेशन, और उसके बाद में रखती हूँ वेट ट्रेनिंग। क्योंकि वेट ट्रेनिंग तो हम पहले भी करते थे, लोग करते आए हैं, उनके पास रिजल्ट्स, वो कहते हैं हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हमारे मसल नहीं बन रहे हैं, मैं पतला नहीं हो रहा हूँ, है ना, मैं वेट गेन नहीं कर रहा हूँ, ऐसे फॉर एग्जाम्पल। तो रीज़न क्या होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। लोग खुल के नहीं कहते हैं। मैं अपनी ही बॉडी बिल्डिंग में आपको हर एथलीट की अगर कहानी सुनाऊं, लिटरली लोग रोते हैं। मैं अपना पर्सनली बोलूं, ऑब्वियसली मैं रिलीजन तो क्या बोलूं, नॉर्मली इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन को फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, और मेरी फैमिली ऑब्वियसली, मैं तब जब जॉब पर हूं तो दोनों की मैनेज कर लेगी। स्पोर्ट्स में भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, नहीं सपोर्ट था, वो बहुत पुराना टाइम था। अभी भी अगर देखें आप तो बॉडी बिल्डिंग में पूरे इंडिया में आपको खासकर फीमेल्स को सपोर्ट नहीं मिलता है फैमिली से। सो आई वॉज द ओनली पर्सन जिसको कमाना था और जिसको खर्चा करना था अपने पे। तो थैंकफुली उस टाइम पे काम दे के और नेशनल्स वगैरह खेले थे, तो स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन से मैं स्पॉन्सर हुई। 25 से 30 हज़ार तक का स्टैक तो सिर्फ आपको सप्लीमेंट्स का आता है। अब आपका मूड अच्छा हो, आप रो रहे हो, आप रात को सोए हो नहीं हो, आपको जब स्पॉन्सर्ड किया जाता है तो आपको वीडियो तो बनानी पड़ेगी, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि कोई फ्री में आपको कोई सप्लीमेंट नहीं देगा। और उनका बेनिफिट क्या था कि उन्होंने जो बॉडी बिल्डिंग जो एथलीट्स उनको सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली, तो जो भी रजिस्ट्रेशन है वो करते थे। पर जो आपका बैक हैंड में खाना होता है, डाइट जो मेन है, जिससे आपकी बॉडी बनेगी बेसिकली, और जो आपका जो ड्रेसेस होती हैं या आपको वहाँ पे मेकअप होता है, आपको मैं बता दूँ, एक दिन का मेकअप का खर्चा 10 to 15,000 था, सिर्फ एक दिन का। और वो पूरा दिन नहीं होता, 15 सेकंड की आपकी बॉडी बिल्डिंग में पोजिंग होती है, 10 सेकंड की लगा लो आप, उसके लिए आपको 10-20 हज़ार का मेकअप करना पड़ेगा। 2 दिन है तो अलग अलग, ठीक है, कॉस्ट्यूम भी अलग अलग पहनना पड़ेगा। और एक कॉस्ट्यूम है जो इंडिया में अभी भी मुझे कोई ब्रांड पसंद नहीं आया, उनकी फिटिंग में बड़ी दिक्कत आती है, अब बनाना शुरू किया है, आपको बाहर से मंगाना पड़ता है कॉस्ट्यूम। 15 से लेके 20-25 हज़ार तक का आपका कॉस्ट्यूम आता है। तो अगर उस एक स्टेज अपीयरेंस की हम बात करें तो सिर्फ कॉस्ट्यूम और सिर्फ मेकअप, अभी आपने 2 चीजों की बात करी है, तो वो ऑन द स्पॉट ही 40-50 हज़ार का खर्चा तो यही हो गया, ऑब्वियसली हो गया। और उसके अलावा जो बैक एंड पे जितनी तैयारी चल रही है, डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, वो तो छोड़ ही दो बातें। अगर आपको कोच बहुत ही जेन्युइन है और मतलब बहुत ही सपोर्टिव है, तो फिर भी मुझे कम से कम जो 2.5 महीने का जो होता था आपका प्लान, 12 से 15 हज़ार देना पड़ता था। वो आपको कोचिंग फीस भी देनी है, यानी आपकी कोचिंग फीस 12 से 15 हज़ार है, 15 से 20 हज़ार आपका कॉस्ट्यूम है, फिर मेकअप 10-20 हज़ार का है आपका, है ना, ट्रैवल और वो स्टेडफास्ट कवर करते हैं। अगर आप पूरा इंक्लूड करके देखें तो आपका लाख से ऊपर ही तो खर्चा आता है। और ये तो आप एक ब्रांड के बारे में बता रहे हो कि उसकी तरफ से स्पॉन्सर्ड थे। अगर मतलब विद गॉड्स ग्रेस थैंकफुली स्पॉन्सर्ड थे, अगर स्पॉन्सरशिप ना हो, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी। It was impossible for you, but at the same time जो बाकी और हैं एथलीट्स जो वेट बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं इस टाइम पे, सबके लिए ही मुश्किल है। आजकल क्राइटेरिया इतना टफ हो चुका है कि जब तक आप जीतते नहीं हो बॉडी बिल्डिंग में, जब तक आपके रीच ज़्यादा नहीं होती है, 100K तक नहीं होते, आपको कोई भी स्पॉन्सर नहीं करता है। वो तो तब की बात थी, अब और भी टफ हो चुका है बॉडी बिल्डिंग में। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने मेरे सामने ही गिव अप किया। मुझे लगता है 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो पहुँच ही नहीं पाते हैं, जो प्रेप भी नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, उनको बीच में मिडिल में ही प्रेप छोड़ना पड़ा है। मैं कमाती थी, लेकिन आपको पता है कॉन्ट्रैक्चुअल जब भी आप एड हॉक बेसिस पे होते हो, आपको इतनी पे नहीं मिलती है टीचिंग में। तो कई बार मैं भी ऐसे टूट जाती थी कि मैं भी कहती थी बस मैंने प्रेप नहीं करनी। और यही चीज़ें हैं जो आपको हराती हैं। जब एक कंपटीशन होता है ओलंपिया लेवल का, बहुत बड़ा कंपटीशन है ये इंडिया में, जो एमेच्योर ओलंपिया बॉडी बिल्डिंग का, ये टिकट टू ओलंपिया होती है आपकी सीधी। तो जब आप स्टेज पे जाते हैं तो जितनी भी आपने सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, जितने भी आपने चैलेंजेस फेस किए होते हैं प्रेप में, फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, वो सब कुछ जो है स्ट्रेस जो है वो निकल आ जाता है। जब ओलंपिया था तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते तुम ओलंपिया में विनर थी तो तुम्हें क्या हो गया, अगले दिन तुम स्टेज पे क्यों, बिल्कुल ही बॉडी तुम्हारी चेंज हो गई थी। मैं रात को सो ही नहीं पाई थी। आप चाहोगे कि मुझे कुछ नहीं सुनना है ना, मुझे कुछ याद नहीं करना है, पर ये एक ऐसी चीज़ होती है कि वही वो सारे स्ट्रगल्स आपको याद आ जाते हैं स्टेज पे जाने से पहले।
और जितने भी स्ट्रगल होते हैं आपका कॉर्टिसोल लेवल, जो हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो बढ़ता रहता है, तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। तो 23 मेरी कमर थी, 23 कमर जो वेस्ट है वो बहुत मेहनत का काम होता है, कितना कार्डियो, कितना डाइट स्ट्रिक्ट रखा होगा। विद इन 24 आवर्स इट वॉज 26। और आपका स्ट्रक्चर वैसे ही बना था, आपके रेशियोज जो होते हैं शोल्डर से लेके हिप तक, वो एज पर 23 वेस्ट के ही लगेगा। तो वो सारा चेंज हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू फोकस। मुझे पता था ओ माई गॉड आई लॉस्ट। और रीज़न क्या था, जितनी भी मुझे जॉब में, मैं खुला बोलूँगी, मुझे बिल्कुल भी कॉलेज ने सपोर्ट नहीं किया था। जो लास्ट के 10 डेज थे, मैंने रोया है, मैंने हाथ जोड़े हैं कि प्लीज़ मुझे 10 दिन की छुट्टी दीजिए पूरे साल की, मैं रोज़ आऊँगी, पर मेरे 5-6 साल की मेहनत है, बहुत पैसा लगा है, अकेले खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, कोच के अलावा और कोई साथ में नहीं है। ओब्वियसली कोच खुद प्रिपेयर कर रहे थे, उनके पास ऊपर और भी एथलीट्स थे, तो आई वॉज द ओनली वन जो अपने लिए मोटिवेट कर रही थी। पेरेंट्स की कोई कॉल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कलीग नहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। आई वॉज द ओनली पर्सन जो खुद को खुद मोटिवेट कर रहे थे। पर कभी तो टूटोगे। तो ये सारी चीज़ें, छुट्टी मांगना, हाथ जोड़ना, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। लास्ट 10 डेज इतने डिफिकल्ट थे। पानी भी कितना पीते हम, गला खुश्क होता था। बच्चों को बोलना कि मैं थोड़ा कम बोलूँगी, मैं ऊंचा नहीं बोल सकती। अब लेक्चर्स 5-5 ले रहे हो, उन्होंने लेक्चर्स भी बढ़ा दिए लास्ट डेज में। फिर जाके हाथ पैर जोड़ के कहीं ना कहीं 10 डेज मैंने छुट्टी ले ली। उसके बाद मैं कार्डियो कर पाई हूँ, बट जो मुझे स्पेसिफिकली जो पैटर्न फॉलो करना था वो नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि इतनी मुश्किल से मैं पैसे जोड़ के यहाँ तक पहुँच रही हूँ, वो सारा ज़ीरो हो रहा है। बिल्कुल कट इट शॉर्ट में, विदाउट शेयरिंग एनी डिटेल एट ऑल, एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर 1 महीने में अंदाजन कितना खर्चा कर रहा होगा? जिम, कोच, डाइट, सप्लीमेंट्स, सब कुछ इंक्लूड कर लें, ट्रांसपोर्ट, पता नहीं क्या कुछ है। हर रोज हम आमतौर पे भी कहीं जा आ रहे हैं तो कितना खर्चा आ जाता है जाते आते। तो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर 1 महीने में आपके हिसाब से अंदाजन कितना खर्चा कर रहा होगा? 1-1.5 लाख तो मैं कम से कम लगा के चलती हूँ। अगर आप पूरा ध्यान रखें, पूरा डाइट का ध्यान रखें, सप्लीमेंटेशन का ध्यान रखें, तो ऑब्वियसली अब आप स्पॉन्सरशिप को अब ना गिने, लेकिन पैसा वो भी है, आप उसको जोड़ के देखिए, 1-1.5 लाख, 1.25 लाख से ज़्यादा ही है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी पर्सन और एवरी एथलीट, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन जो है, ऑब्वियसली हमारे स्पोर्ट्स की रिकग्निशन है ही नहीं। हम जितना मर्जी, आपके सामने ही सब कुछ है, कुछ छुपा नहीं है। अब बॉडी बिल्डिंग में लोग लाइफस्टाइल ऐसा बना देते हैं कि वो होता कुछ है और दिखाते कुछ है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया से ही आप कमा रहे हो, यूट्यूब से आप कमा रहे हो, आप हर कोई अपनी कहानी वहाँ नहीं बोल सकता है, लेकिन बेसिकली जो रियलिटी यही है। 1.5 लाख कहीं नहीं गया है, और इसी वजह से बॉडी बिल्डिंग भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है, पार्टिसिपेशन कम होने लगी है, क्योंकि उनको यही होता है कि जीतता तो हर कोई है नहीं, तो मैं कितने साल लगाऊं, कितने लाख लगाऊं, कितनी मेहनत करूं, सोसाइटी का प्रेशर है, सोशल मीडिया का है, पैसे नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और अपने देश में गरीबी भी बहुत ज़्यादा है, और टैलेंट भी वहीं से निकलता है जहाँ गरीब है, क्योंकि वो बहुत ज़ोर लगाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जिनको एक क्रीम मिलता है, सब बना बनाया तैयार मिलता है, वो बहुत कम लोग हैं जो ऊपर तक जा पाते हैं। फाइनेंशियली बहुत चैलेंजिंग है। दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। फाइनेंशियली डेफिनेटली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट शो में कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कवर कर पाएँ। आपने बीइंग अ फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर की बात करी कि स्ट्रेस के साथ या अदरवाइज भी कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे बढ़ सकता है वो। अदरवाइज भी हमें पता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन रहे हो तो एक फेमिनिन फिजिक नहीं रह पाती। मैं इसी चीज का वेट कर रही थी। आई रियली वांटेड टू डिस्कस दिस। एग्जैक्टली। सो ये वो बातें हैं जो जनरली लाइफ में इन अ हेल्दी वे नहीं डिस्कस हो पा रही हैं, और हमें ये चीज समझने की जरूरत है। तो अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग अडॉप्ट कर रहे हो तो पहले से ही आपको ये मन बनाना पड़ेगा कि बॉडी मस्कुलर बनेगी, आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे। सप्लीमेंट एक बहुत हेल्दी टर्म है मैं कहूँगा, और बहुत तरह की परफॉर्मेंस एनहांसमेंट मेडिसिन कह सकते हैं, बहुत तरह के सप्लीमेंट्स और इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ती हैं। उससे बॉडी चेंजेस आती हैं, फिजिकली भी चेंजेस आती हैं, मेंटली अंदर हार्मोन्स की हम बात कर रहे हैं, हर तरह से आपको उन चेंजेस में से गुजरना पड़ता है। बट जब आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ले रहे हो, बीइंग अ फीमेल, आपको पता है कि यू विल लुक मैस्कुलिन, ऑब्वियसली दिखने में आप बिल्कुल एक जो जनरली एक इमेज है लड़की की, वो इमेज नहीं रहेगी। ऑब्वियसली आपने जब प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो ये जो एक स्टीरियोटाइप है, ये ब्रेक करने का पहले से ध्यान में था, या बाद में विद टाइम पता लगा कि ये चैलेंज भी फेस करना था? ये तो मुझे पता था ऑब्वियसली। मुझे शुरू से, मैंने आपको कहा था कि बचपन से मुझे मसल्स चाहिए, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं दिखूंगी कैसी, क्योंकि
बीइंग ए स्पोर्ट्स पर्सन, बीइंग एन एथलीट, मेरे आसपास सारे एथलीट्स होते थे, मैं ही नहीं दिखती, तो इसलिए मुझे मसल चाहिए थे कि मैं भी उनमें से एक दिखूं, मैं भी दिखूं कहीं से कि हाँ मैंने भी स्पोर्ट्स खेला है नेशनल लेवल तक, या मेरे में भी मसल्स हैं, डेफिनेशन है बॉडी की। ऑब्वियसली ये तो आपको पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको ये लगा के चलना है कि यस, आप धीरे धीरे आपकी जो अपीयरेंसेस है वो फीमेल से जो है मेल चेंज हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए, मैंने आपको पहले कहा था कैटेगरीज हैं। अब अगर बिकिनी कैटेगरी ABC है, आपको पेशेंस चाहिए और आपको खाने का ध्यान रखना है, खाना अच्छा है, आपने डाइट रखनी है, आपने वर्कआउट करना है, क्योंकि उसमें हमें इतना बल्क में मसल नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम दूसरी कैटेगरी की तरफ जाते हैं, फिजिक या बॉडी बिल्डिंग इन फीमेल्स, उसमें आपको मसल चाहिए। अगर आप सोचते हो कि आप नेचुरली वो मसल मास आपको मिलेगा, नॉट पॉसिबल। नेचुरली अगर आप जाना चाहते हैं, वो आपकी कॉल है, वो आपका स्टैंड होता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत साल लगेंगे, और विद एज मसल मैच्योरिटी आती है। अब 20-21 साल की बच्चियां बॉडी बिल्डिंग में एक दूसरे को देख कर उनको ये भी वो एक दिन उठती हैं नींद से, हाँ ये बॉडी बिल्डर है, मैंने भी बनना है। ये अप्रोच अच्छा नहीं है। आपको ये देखना है कि क्या मैं यहाँ स्टैंड कर पाऊंगी कि नहीं, मैं कहीं टाइम तो नहीं वेस्ट कर रही। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी होती है। फिट होना अलग बात है, जिम जाना अलग बात है, रील्स से कमाना अलग बात है, लेकिन ये जो एक स्टेज की बात आती है, आप किसी स्टेट को, आप किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो अकेले नहीं होते हो। मैं हरियाणा की लड़की है, पंजाब की लड़की है, कश्मीर की लड़की है। जब आप एक बॉडी बिल्डिंग शुरू करते हो, आप अकेले नहीं होते हो, आपकी स्टेट आपके पीछे होती है। वो आप खुद को नहीं, आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो वो माइंडसेट बहुत अलग है। मैं हमेशा बोलती हूँ एथलीट्स माइंडसेट, ना कि सिर्फ बॉडी बिल्डर का माइंडसेट, वो होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी आवाज़ चेंज हो जाएगी, आपकी नेक में चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, आपकी आंखें कई बार जो होती हैं भेंगी हो जाती हैं। कई बार मैंने एथलीट्स को देखी है, क्योंकि वो गलत तरीके से जो सॉल्ट्स का यूज़ करते हैं, स्टीरॉइड्स का यूज़ करती हैं। कुछ लोगों का फेस में जो है वो काफ़ी चेंजेस आती हैं, जहाँ की बियर्ड वगैरह आती है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा होता है पीरियड्स में जो चेंज आ जाता है। पहले काफ़ी सारी गर्ल्स थी जो बैक स्टेज पे होती थी, हम बातें करते थे तो वो बोलते थे कि हमारे पीरियड्स 2 साल से नहीं आए, 3 साल से नहीं आए। आप देखें तो फ्यूचर क्या है ऐसे इंसान का। तो फिर आपकी जब मसल्स बनेंगी, ऑब्वियसली आपकी जो हमने शुरू से देखा है, बचपन से देखा है, ये काफ़ी सालों से चलता है कि हमने मसल में सिर्फ एक आदमी को देखा, एक लड़के को देखा है ना, कि ये लड़का है, इसके मसल है, लड़की सॉफ्ट सी होगी, फेमिनाइन सी, नाजुक सी। लेकिन अब जब आप बॉडी बिल्डिंग में आते हो तो ये आपको पहले ही सोचना है कि आप में चेंजेस आएंगी। सबसे पहले आपको घर वालों को समझाना पड़ेगा, वहाँ से फेस करना शुरू होगा। फिर जब शादी होते हैं, रिश्ते आने लगते हैं, फिर आपको प्रेशर होता है। आप सूट पहनते हो, आप सूट में बिल्कुल ही डिफरेंट लगते हो, फिर आप फोटो भी नहीं पोस्ट कर पाओगे, आपको बोलेंगे ये तो लड़का दिखती है ना। फिर जाके शादी के बाद आपकी शादी टिक पाती है कि नहीं, क्योंकि फिर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं, बहुत सीनियर हैं, वो ऑब्वियसली उनकी जो स्ट्रक्चर जो है उनका चेंज हुआ है, क्योंकि वो फिजिक के एथलीट हैं। एंड विद रिस्पेक्ट मैं बोलती हूँ, ऐसा ना डिफेम नहीं करती, विद रिस्पेक्ट बोलती हूँ। उनको पूरा इंडिया उनको रिस्पेक्ट करता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उनको हमेशा बोलते हैं कि तुम तो लड़की लगती ही नहीं हो। दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस। वो जानती हैं ये कि मैं लड़की नहीं दिखूंगी, कल को मसल्स होंगे, आवाज़ चेंज होंगी, मैं लगूंगी लड़का ही लगूंगी, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देश में लोगों को क्यों प्रॉब्लम नहीं है? वो इस चीज़ को ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि हमारे देश की एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, बॉडी बिल्डर है, जो मर्जी लगा लो आप, इसने हमारे देश को रिप्रेजेंट किया है। तो विदाउट चेकिंग हर बॉडी, विदाउट बॉडी शेमिंग, आप उसको एक ऐसा टाइटल दे दीजिए कि वो लाइफ में कहे कि अगर मैंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस दिया है, कितना अच्छा चेहरा मैंने, कैसे मेरा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से मुझे सुनना पड़ता है, एटलीस्ट मुझे रिकग्निशन तो मिले, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो मिले। दिस इज़ डिसहार्टनिंग, ये अच्छी बात नहीं है। और आप स्टेज पे भी देखिए, आप नेचुरल को रखिए और आप जो नेचुरल नहीं है बॉडी बिल्डर, उन दोनों में मसल मास में, डेफिनेशन में आसमान ज़मीन का फ़र्क होगा। वो तो ऑब्वियस ही है। कितने नेचुरल जीतते हैं आजकल, आपके सामने सारी बात है। आप गिने चुने, मुझे नहीं लगता, मेरी नज़र में जितने साल हुए मैंने तो किसी नेचुरल को जीतते नहीं देखा। और विद टाइम परफॉर्मेंस एनहांसमेंट, जितने भी सॉल्ट्स हैं उनका ट्रेंड भी चल पड़ा, तो जो नेचुरल है उसे पता ही होता है कि मैं उस परफॉर्मेंस एनहांसमेंट लेने वाले को कम्पीट कर ही नहीं पाऊंगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जब हम ग्रीन रूम में होते हैं बैक स्टेज, तो हम सबको देखते हैं मसल्स के साथ, तो जब हम नेचुरल एथलीट्स होते हैं, आधा तो हम वहीं से हार जाते हैं। सेम हैपन टू मी। मेरे साथ 2 लड़कियां थी नेचुरल, क्योंकि हमारी ही आवाज़ पतली थी, बाकी सबकी पता ही लगता था, वो चाहे ना भी बोलें, ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। मैं तो अभी आज भी बोलती हूँ कि आपको ज़रूरत नहीं है
इतना इतना आपको क्या ज़रूरत है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं, मसल मेच्योरिटी का वेट नहीं करना चाहते और आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, 6 महीने में आपको एथलीट बनना है और आप अपने आप को ख़राब कर रहे हो। बीइंग ए प्रोफेसर या जो कोच जो मर्जी लगा लो आप, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँ, क्योंकि अभी आपके पास मेडल है, अब ये आपके पास बॉडी है, लेकिन एक टाइम जब आएगा जब आप 40s क्रॉस करेंगे तो मेडल आपके टंगे रहेंगे और आपको उठने की हिम्मत भी नहीं होगी। बेसिकली जो चीजें हमें अपनी डाइट से नहीं मिल पा रही उनको कवर करने के लिए हम सप्लीमेंट ले रहे हैं ऑब्वियसली। दैट्स इट। सप्लीमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे हमें नुकसान होगा या हम अपना खुद का नुकसान करने लग जाएं सिर्फ सप्लीमेंट पे ही डट जाएं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज एंड जनरली हम शो के दौरान टुवर्ड्स द एंड गेस्ट को बोलते हैं कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे, तो आपने तो ऑलरेडी मैसेज दे ही दिया पहले ही। अलोंग विद डाइट, जो डाइट में से हमें नहीं पूरा मिल पा रहा वो फुलफिल करने के लिए हमें सप्लीमेंट्स चाहिए होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एंड अलोंग विद दैट बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड बहुत कम अवेयरनेस है लोगों में, और क्योंकि अवेयरनेस कम है तो सोशली एक्सेप्टेंस भी कम है। तो ये मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि एक बीइंग अ बॉडी बिल्डर आपको क्या क्या सपोर्ट में कमी लगी, और आपको क्या लगता है कि फैमिली या आमतौर पे लोग या जिम में या किसी भी तरह दोस्त, आपको क्या लगता है एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को किस तरह की सपोर्ट आसानी से दी जा सकती है जो लोग वो भी नहीं दे पा रहे हैं? एक सबसे बड़ी सपोर्ट ये है कि अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोलते हैं तो कुछ बुरा भी मत बोलिए, प्लीज़ चुप रहिए। जब भी आप देखिए कोई एथलीट प्रेप कर रहा है, प्लीज़ नॉनसेंस मत बोलिए, क्योंकि आपकी एक बात, आपका एक वर्ड उसके सालों की मेहनत को वेस्ट कर सकता है। क्योंकि उस टाइम मैंने आपको बोला है, नाजुक होता है एथलीट, कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर करती है, आप इतनी स्ट्रिक्ट डाइट पर होते हैं, आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, पर्सनली, घर वालों से कितनी चीज़ों से लड़ना पड़ता है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। इन सब को बैलेंस करते करते अगर आपके जिम में भी आपको सुनना पड़े तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। आप इतना कर सकते हैं, आपने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करना ऑब्वियसली, तो आप थोड़ा सा बूस्ट किया करें कि हम तुम्हारे साथ हैं, रोज़ आपको प्रेज़ करें कि यू आर डूइंग गुड। अगर आपको कोई जिम में एक दिन भी बोलेगा ना एक महीने में कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, चाहे आप लग भी नहीं रहे हो, कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपका मसल मास दिख रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत वर्कआउट कर रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में, तो मुझे लगता है वो बहुत, दैट्स मोर देन एनफ फॉर एन एथलीट। अमेजिंग। और देखा जाए तो ये सबसे आसान चीज़ है, किसी भी तरह की और स्पेसिफिक डेडिकेटेड सपोर्ट से बेहतर है कि सिर्फ नुसरत जी इतना ही कह दिया जाए कि मैंने आपको एक महीने में देखा, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और प्रोग्रेस कर रहे हो, बेस्ट विशेस। सो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। एंड ये आज के एपिसोड के लास्ट वर्ड्स की तरह हम इसको लेके चलेंगे। एक बहुत अच्छा मैसेज भी है और एक बहुत पॉजिटिव टर्म के ऊपर हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड कर रहे हैं कि कितनी इजीली या कितनी पॉजिटिव एक स्टेटमेंट के साथ हम किसी एथलीट को या किसी भी काम करने वाले को उसकी काम के लिए अप्रिशिएट कर सकते हैं। उतना ही अप्रिशिएट कर दें, बाकी सारी मेहनत वो अपने आप करेगा। अमेजिंग। सो इसी बात के साथ हम आज का शो क्लोज करेंगे। नुसरत जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द मुबारक शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू नुसरत जी। एज ऑलवेज आई एक्सपेक्ट कि आपको आज की इन डिस्कशन से कुछ पॉजिटिव, कुछ डिफरेंट समझने को, सीखने को, सुनने को मिला होगा। और जब हम इन बातों को समझते हैं तो हमें ये भी रियलाइज होता है कि हम कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत इजीली सपोर्ट कर सकते हैं। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू शेयर दीज डिस्कशंस, शेयर दीज पॉइंट्स। और ये जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं, ये बहुत कम हम अपनी लाइफ में डिस्कस कर पाते हैं, क्योंकि हमें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स बहुत कम जानते होते हैं। और जब हम उनको जानते नहीं तो हम उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दीज थिंग्स। इट वॉज एन अटेम्प्ट थ्रू डॉक्टर नुसरत कि हम इन बातों को सबके साथ शेयर करें। आई एक्सपेक्ट कि आप सबको ये बातें अच्छी लगी होंगी। एंड वन रिक्वेस्ट जो हर शो के एंड में हम आपके साथ करते हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वही एक हमारे कंटेंट की अप्रिसिएशन है जो हमें नज़र आती है। एक्सेप्ट कमेंट्स एंड लाइक्स। विद दीज वर्ड्स आई विल कंक्लूड टुडेज शो। अगले हफ्ते अगले गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, टेक केयर। Wondering what to do with your education course? So, whether it's career counseling or test preparation, including all tests, SAT, GRE, GMAT, AP, IELTS, PT, and whatnot, we offer all these solutions under one roof at Tesla. And recently, we've also introduced a spoken English course and communication skills. Look no further, get in touch, and let's get going. For more information,
call us at 70870 92005 or visit our office in Sector 41D, Chandigarh.